स्वागत है आप सभी को मेरा आज के क्लास में। आज के क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कुछ इंटरमीडिएट लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। उसके पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो फंडा होती है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू दी ऑनगोइंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है जिस ईयर को हम बेस करके अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग 2010 की बात करें तो इसी ईयर की जो इनकम और एक्सपेंसेस है प्रॉब्लम में रिलेटेड, वही इनकम और एक्सपेंसेस को हमको सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा। उसके पहले की और उसके बाद की जो ईयर है उसका रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंसेस हमको नहीं लेना। उसके बाद प्रिपेयर्ड ऑन एन एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब है ये कैश बेसिस नहीं है। मतलब एक्रूअल बेसिस मतलब वही हुआ जो 2010 का जो इनकम है और एक्सपेंसेस है उसी को बस लेना है। कैश बेसिस का मतलब है वो नहीं देखता कि पिछले साल का है और अपकमिंग नेक्स्ट ईयर का होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। कैश बेसिस में सिर्फ दिखा जाता है कि कैश आ रहा है और कैश निकल रहा है, इसी को बेस करके कैश बेसिस चलता है। उसके बाद ओनली रेवेन्यू आइटम आर इंक्लूड इन दिस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई कैपिटल आइटम नहीं आता, इसमें सिर्फ रेगुलर रेवेन्यू आइटम ही आता है। कैपिटल मतलब अगर कोई हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया और अगर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, उसके जो एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है वो नहीं आएगा इसमें। और उसके बाद है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फंडा है जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हमको अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और जो इनकम है उसके लिए अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को हम लोग रखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को रखता है। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। पहले मैं इसको बता देती हूँ, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट का बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आई मीन एडजस्टमेंट आएगी। डेप्रिसिएशन को हमको लेना पड़ेगा क्योंकि ये है कैपिटल रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये है रेवेन्यू रिलेटेड और इंटरेस्ट भी रेवेन्यू रिलेटेड है। तो उस जो प्रॉब्लम आएगी उसके साथ जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिलेट होगी उसको हमको लेना पड़ेगा प्रॉब्लम में। अब आती है आउटस्टैंडिंग एक्रूड पेड इन एडवांस एंड रिसीव्ड इन एडवांस। इसको बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? लेट्स सी व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। Outstanding. Assume that you are doing a contractual work for a firm and you will get rupees 300 per day. So if I write it down here, on the first day I will be get rupees 300, after that also 300। यही करके जब पूरा मंथ कवर होगी, ये मेरा पहला तारीख है, महीने की पहला तारीख है और ये मेरा महीने की लास्ट तारीख है। अगर ये सब जो मेरा फीस है ये टोटल होके लास्ट में, महीने की लास्ट में आए और अभी तक मेरे पास रिसीव नहीं है, तो ये कंपनी और फार्म के लिए आउटस्टैंडिंग है जो उनको देना पड़ेगा मुझको। ये टोटल सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। कंपनी और फर्म जो भी सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं उसका आउटस्टैंडिंग है मेरे पास। मतलब कंपनी और फर्म को ये टोटल जो रुपीस होता है उसको देना पड़ेगा मुझको।
And what is accrued? It is also related to outstanding, but there is something different. Accrued mean if I take this for payment, okay, it is accrued. I mean it is not outstanding till now. If I cross the date and get in this position, then it is outstanding. But if I taking this for payment, so it is accrued. I think you clear about the outstanding. I will discuss in detail within next 2 or 3 वीडियोस. अभी के लिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं. अब आते हैं पेड इन एडवांस एंड पेड इन रिसीव इन एडवांस. व्हाट इज पेड इन एडवांस? पेड इन एडवांस मतलब अगर हमारा 2012 का कोई अमाउंट अभी रिसीव हो गया है, 2010 में ही रिसीव हो गया है, तो 2010 में ये it will be received in advance. फॉर दिस एग्जाम्पल, अगर 2012 का कोई अमाउंट हमको अभी मिल गया है 2010 में, सो इट इज रिसीव्ड इन एडवांस. अभी तक काम हमने पूरा नहीं किया, बट उसके पास से हम लोग पेमेंट ले लिया है, हमारे पास ये रिसीव हो गया है, तो ये है रिसीव इन एडवांस. सिमिलरली पेड इन एडवांस, 2012 का कोई पेमेंट हम लोगों ने अभी से दे रखा है, तो वो होगी 2010 का पेड इन एडवांस. But in the income and expenditure account, we should not consider this type of receipt or payment. We have to take the payment or receipt which is based on in the current financial year. So this is the basic funda about income and expenditure account. Let's see the problem and solve it. So students, मैंने शाम को मेरा दूसरी मोबाइल पे ले लिया है. अब इस शाम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. यहाँ पर लिखा है कि द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ डॉक्टर अमल मुखर्जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012. रिसिप्ट एंड पेमेंट में परचेस ऑफ मेडिसिन है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सैलरी ऑफ कंपाउंडर, ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ जर्नल्स, फर्नीचर, अदर एक्सपेंसेस एंड बैलेंस भी है क्लोजिंग. और यहाँ पर फीस है और सेल्स ऑफ मेडिसिन है, और उसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट भी है. स्टॉक दिखा रहा है ओपनिंग में, क्लोजिंग में. फीस एक्रूड दिखा रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी ऑफ कंपाउंडर पेड इन एडवांस है. सो पहले तो हमको देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट के साथ कौन कौन एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड है, उसका एडजस्टमेंट पहले कर लेना चाहिए. यहाँ पर दिखा रहा है कि एडजस्टमेंट नंबर 1 पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 दिसंबर 2011 7,200 एंड 2012 14,000. सो हम लोगों ने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ जिस करंट ईयर के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उस ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेना है. सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2011 rupees 7,200. Okay, so this stock is for upcoming next year. I mean, if the stock is on the date of 1st January 2012, so we can use the stock in the year 2012. So it is the opening stock, and we can say it that this stock will be used for 2012. I mean the financial year 2012, which is start from 1st January 2012 to 31st December 2012 in this problem, regarding in this problem. So it is the opening stock. तो इस स्टॉक को हमको लेना पड़ेगा,
क्योंकि हम लोग जो सम कर रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर 2012। तो इसका टोटल अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 December 2012, and this stock is showing on the last date of 2011. I mean 1st January 2011 to 31st December 2011, and it is the, if it is the closing stock on this date, then it will be opening stock on 1st January 2012. सो 2012 में इसी 7200 का जो स्टॉक है इसको यूज करना पड़ेगा। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रूल्स के मुताबिक इसको हमको लेना पड़ेगा। अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो फॉर्मेट है वहाँ पर लिखा है कि सेल ऑफ मेडिसिन ₹50,800 एंड परचेस ऑफ मेडिसिन ₹33,500। सो अगर हमारे ओपनिंग स्टॉक है 7,200 एंड इसके साथ परचेस ऐड किया जाए तो ₹33,500, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को लेकर कर लेता हूँ। 7,200 प्लस 33,500, इट इज ₹40,700। यू कैन सी इट। अभी ये हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेस ऑफ स्टॉक मिला के ये फिगर निकला। अभी देखते हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था। On 31st December 2012, the closing stock is showing 14,000। ये जो 14,000 है 31st December 2012 का, ये नेक्स्ट ईयर में यूज होने वाला है 1st January 2013 में। सो 2012 में इसका कोई रिलेशन नहीं है और इनकम और एक्सपेंडिचर के रूल्स के मुताबिक इसको हमको लेना नहीं है 2012 में, क्योंकि ये 2013 में यूज होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन 2012 फॉर द अकाउंटिंग पीरियड व्हिच आई यूजिंग इन द मैथमेटिक्स। सो we have to reduce the 14,000 from 40,700. Let's see. Minus 14,000. So the figure is 26,700. It is the value of stock. Now we sold the stock at the rate of rupees, total rupees 50,800. So sale value is 50,800 less the cost price. It is the cost price. It is the cost price. It is the cost price 26,700. ओपनिंग ये था, हमने परचेस ये किया, टोटल हमारे पास जो स्टॉक का वैल्यू है ये निकला। क्लोजिंग में 14,000 था, तो ये हमारा ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस है और इसको हमने सेल किया इस वैल्यू में, इसको सेल किया इस वैल्यू में। अगर सेल वैल्यू से कॉस्ट प्राइस रिड्यूस किया जाए तो 26,700, so that will be the profit ultimate, 50,800 minus 26,700. The actual profit is 24,100. This is the actual profit. So मैंने प्रॉफिट को यहाँ पर लिख दिया है 24,100। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बारी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे दिखा रहा है कि फीस एक्रूड है 4,000 एंड टोटल फीस है
77,200। सो एक्रूड फीस जो है ये 2012 का ही है, ये 2013 और 2011 का नहीं है, 2012 का ही एक्रूड फीस है। तो इसको टोटल जो फीस है उसके साथ ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसी साल का सब कुछ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब कुछ आता है। अगर वो ऐड नहीं है तो फिर ऐड करना पड़ता है, अगर वो लेस नहीं है तो फिर लेस करना पड़ता है। यहाँ पर फीस एक्रूड 4000 है और ये 2012 का ही है, और हम लोग 2012 का ही मैथ कर रहा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। फीस जो है हमारा वो है 77,200, इसके साथ ऐड होगी एक्रूड ₹4000। सो ये होगा हमारा 81,200। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ एक्रूड। अब दिखा रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट में रेट आउटस्टैंडिंग। रेंट का तो टोटल वैल्यू है 8500, रेंट है 8500, इसके साथ ऐड होगी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का वैल्यू है 1200। सो टोटल रेंट हो गया हमारे पास 9700। ये है हमारा टोटल रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब इसी साल का एक्सपेंसेस है, सो इसी साल में लेना पड़ेगा एज पर इनकम एक्सपेंडिचर रूल। और लास्ट जो एडजस्टमेंट है सैलरीज ऑफ कंपाउंडर पेड इन एडवांस ₹1500, और सैलरी का टोटल है 15,600। पेड इन एडवांस मतलब कोई अपकमिंग ईयर का जो सैलरी है उसको हम लोगों ने अभी से दे रखा है, मतलब कि हम लोग 2012 का सम कर रहा है, और 2000 एज्यूम दैट 2013 का जो सैलरी है वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है अभी तक। सो ये 2013 का एक्सपेंसेस है सैलरी, ये 2013 का एक्सपेंसेस है। सो 2012 में नहीं आएगा। सो 2012 का जो सैलरी का वैल्यू है 15,600, इससे ये जो आउटस्टैंडिंग का फिगर है ये लेस होगा। सैलरी है 15,600 लेस आउटस्टैंडिंग ₹1500। दिस इज एक्चुअल फिगर जो हमको लेना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में 14,100। सो अभी तो एडजस्टमेंट हो गया, अभी प्रॉब्लम में आता है, और वो जो फॉर्मेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उसको ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने लिख लिया है एडजस्टमेंट का जो सॉल्यूशन निकला है, प्रॉफिट कितने है, फीस कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, रेंट कितनी होगी, और जो फॉर्मेट है वो भी ड्रॉ कर लिया है। अभी ये एडजस्टमेंट और जो एंट्रीज है उसको पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिसिप्ट साइड में जो एंट्रीज है उसको इनकम में ले आते हैं। फर्स्ट है फीस। फीस तो हम लोगों ने देखा ही कि 77,200 से ऐड होगी एक्रूड फीस 4,000। सो इसका टोटल हुआ 81,200। उसके बाद रिसिप्ट साइड में है सेल ऑफ मेडिसिन एंड पेमेंट साइड में परचेस ऑफ मेडिसिन। इसका एक एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने, उस एडजस्टमेंट के निकला है कि सेल ऑफ मेडिसिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मेडिसिन इज ₹24,100। इसका एडजस्टमेंट मैंने पहले ही कर लिया, इसलिए इसको दोबारा से यही नहीं कर रहा हूँ। 24,100 इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मेडिसिन। ये मेरा रिसिप्ट साइड से इनकम साइड हो गया।
अभी पेमेंट साइड में पहले जो परचेस ऑफ मेडिसिन है वो तो इस एडजस्टमेंट में चला गया, उसका जरूरत नहीं। उसके बाद है रेंट। रेंट का रुपीस दिखा रहा है 8500, इसके साथ ऐड होगा, यहाँ पर जो रेंट निकला है 9700, वो तो ऐड होके निकला है, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1200 है, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 1200, सो टोटल हुआ 9700। अब है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये सभी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस है, कोई कैपिटल टाइप का एक्सपेंसेस नहीं आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ₹2500। सैलरी ऑफ कंपाउंडर, सैलरी ऑफ कंपाउंडर उसका वैल्यू है 15,600, और उसके साथ एक एडजस्टमेंट होकर उसका टोटल वैल्यू निकला है 14,100, मतलब कि एडवांस सैलरी था, एडवांस सैलरी लेस, एडवांस सैलरी था, टोटल रुपीस 1500। सो सैलरी का एक्चुअल फिगर निकला 14,100 which is for the year of 2012। अब सैलरी के बाद में है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दिखा रहा है कि 48,400, ड्राइंग्स नहीं आएगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम आती है, ड्राइंग से कैपिटल रिलेटेड, तो ड्राइंग्स नहीं आएगा। उसके बाद दिखा रहा है कि कॉस्ट ऑफ जर्नल्स। ये जो प्रॉब्लम है ये एक डॉक्टर की है, और डॉक्टर बहुत सारे जर्नल्स रीड करते हैं और जर्नल्स पब्लिश भी करते हैं। जर्नल्स मतलब कोई उसका जो राइटिंग होता है उसको कहते हैं। कॉस्ट ऑफ जर्नल्स एक एक्सपेंसेस है और ये रेवेन्यू रिलेटेड है, सो ये आएगी ₹600। उसके बाद आती है फर्नीचर। फर्नीचर भी एक कैपिटल, सो ये नहीं आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू आता है, फर्नीचर को स्किप करना है। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जरूर आएगी, एंड अदर एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस। ₹8,400। सो मैंने सभी एंट्रीज को पुट कर दिया है, अब टोटल करके देखते हैं। यहाँ पर है 81,200 प्लस 24,100 which is 1,05,300, 1,05,300। एंड अभी दिखना है एक्सपेंसेस टाइप। हम लोग को ये लिखना नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड का जो टोटल है वो निकल के देखना चाहिए कि कौन सी साइड का टोटल बिगर आ रहा है। मैंने इनकम पर लिख दिया है, लेकिन ये एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, दोनों साइड का टोटल करके आपको साइड में देखना है किस साइड का टोटल इज बिगर देन अनदर साइड। सो यहाँ पर 1,05,300 आ रहा है, यहाँ पर देखती हूँ टोटल क्या आती है। 9,700 प्लस 2,500 प्लस 14,100 प्लस 600 प्लस 84,400 which is 35,300, which is 35,300। अभी इस 35,300 छोटा है, इसको इनकम से रिड्यूस करते हैं, माइनस 1,05,300। It is showing the profit of 70,000। So the income side is bigger than the expenses side, so we should write the value of income side in both side, 1,05,300 less the expenditure, and the surplus is 70,000। we can write it here, so it is the surplus, we can say it income over expenditure। so
I think you guys understood the problem.